नमस्ते छात्रों, मैं प्राध्यापिका डॉक्टर मीनल प्रमोद बर्वे, नासिक शिक्षण प्रसारक मंडल नासिक के कई बिंदु रामनाथ देशमुख कला एवं वाणिज्य महिला महाविद्यालय नासिक रोड में हिंदी विषय का अध्यापन करती हूँ। छात्रों, आज हम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता इस कविता का अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले हम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का परिचय देखते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 15 सितंबर 1927 में हुआ है। हिंदी कवि एवं साहित्यकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना रहे हैं। जब उन्होंने दिनमान का कार्यभार संभाला तब समकालीन पत्रकारिता के समक्ष उपस्थित चुनौतियों को उन्होंने समझा और सामाजिक चेतना जगाने में अपना अनुकरणीय योगदान उन्होंने दिया। सर्वेश्वर मानते थे कि जिस देश के पास समृद्ध बाल साहित्य नहीं है उसका भविष्य उज्जवल नहीं रह सकता। और सर्वेश्वर की यह अग्रगामी सोच उन्हें एक बाल पत्रिका के संपादक के नाते प्रतिष्ठित और सम्मानित करती है। उनका जीवन परिचय देखिए। जन्म है 15 सितंबर 1927 बस्ती में विश्वेश्वर दयाल के घर में। शिक्षा है इलाहाबाद से। इन्होंने बीए और सन 1949 में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की है। उनका कार्यक्षेत्र रहा है 1949 में प्रयाग में उन्हें एजी ऑफिस में प्रमुख डिस्पैचर के पद पर कार्य किया है। उन्होंने 1955 तक वो वहां पर रहे हैं। तत्पश्चात ऑल इंडिया रेडियो के सहायक संपादक हिंदी समाचार विभाग पद पर उनकी नियुक्ति हो गई है। इस पद पर वे दिल्ली में 1960 तक रहे। 1960 के बाद वे दिल्ली से लखनऊ रेडियो स्टेशन आ गए। 1964 में लखनऊ रेडियो स्टेशन पर उन्होंने नौकरी की। उसके बाद भोपाल में गए। 1964 में जब दिनमान पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ तो वरिष्ठ पत्रकार एवं साहित्यकार सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अर्थात आज्ञा के आग्रह पर वे पद से त्याग पत्र देकर दिल्ली आ गए थे और दिनमान से जुड़ गए। 1982 में प्रमुख बाल पत्रिका पराग के संपादक बने। नवंबर 1982 में पराग का संपादन संभालने के बाद वे मृत्यु पर्यंत उससे जुड़े रहे। इस प्रकार सर्वेश्वर सक्सेना जी का परिचय रहा है। उनके काव्य संग्रह बहुत सारे हैं छात्रों। तीसरा सप्तक, काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खुटियों पर टंगे लोग, क्या कहकर पुकारूं, कविताएं, कोई मेरे साथ चले, मेघ आए, काला कोयल आदि रहे हैं। कथा साहित्य भी बहुत सारा है। पागल कुत्तों का मसीहा ये उपन्यास है। सोया हुआ जल ये लघु उपन्यास है। उड़े हुए रंग ये भी उपन्यास है जो 1974 में प्रकाशित हुआ है। इसका नाम सुनी चौखट रहा है। वहां पर कच्ची सड़क, अंधेरे पर अंधेरा आदि ऐसे अनेक लेखन उन्होंने किए। नाटक भी है, बकरी लड़ाई, अब गरीबी हटाओ, इस प्रकार के नाटक भी हैं। यात्रा संस्मरण लिखे हैं, कुछ रंग कुछ गंध। बाल कविता लिखी है, बतूता का जूता, मोंगी की टाई। बाल नाटक है, भो खो खो आदि संपादन कार्य किए उन्होंने और अन्य भी उन्होंने लेखन बहुत सारा किया है। इस प्रकार वह एक अच्छे जनहित का देखने वाले ऐसे अच्छे लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना रह चुके हैं। हिंदी कविता की व्यापक जनवादी चेतना के संदर्भ में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना एक ऐसे कवि के रूप में प्रतिष्ठित है जिनकी रचनाएं पाठकों से जीवंत रिश्ता बनाए रखती हैं। वे दायरों से बाहर के कवि थे। एक कवि के रूप में उन्होंने देश और समाज की जिंदगी के यथार्थ का बड़ा ही बेबाक चित्रण इस कविता के माध्यम से छात्रों किया है। सर्वेश्वर ने अपनी मानववादी चेतना में मनुष्य से सबसे बड़ा ईश्वर को वे मानते हैं। न चुनाव न संविधान कोई महत्वपूर्ण नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण ईश्वर है। अंधा शासन पिस्तौल की शक्ति पर चलता है और इससे देश का विनाश होता है। इसलिए सर्वेश्वर ने अपनी कविता में कहा है, सर्वेश्वर की क्रांति देश के नक्शे को जोड़ने के लिए है, फाड़ने के लिए नहीं है। देश की एकता अखंडता बनाए रखने के लिए उन्होंने ये कविता लिखी है और छात्रों सोचने के लिए मजबूर किया गया है। और किसी धर्म के ठेकेदार या लोकतंत्र के पहरेदार को भी उन्होंने नहीं छोड़ा है। इस संदर्भ में सर्वेश्वर ने अपनी कविता में ये भावना व्यक्त की है। अब हम इस देश को लेकर लिखी गई कविता का अध्ययन करेंगे। यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में आग लगी हो
तो क्या तुम दूसरे कमरे में सो सकते हो? यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में लाशें सड़ रही हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो? यदि हाँ तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। यदि हाँ तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। देखो छात्रों, देश की समस्या का चित्र यहाँ पर इस पद में कवि ने किया है। कवि कहते देश पर कभी आपत्ति आती है, जब कभी संकट आता है तो क्या तुम देश की सहायता करना छोड़कर इस प्रकार का कार्य कर सकते हो क्या? प्रश्न किया है, सोचने के लिए बाध्य किया है। देखो, यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में आग लगी हो तो तुम बाजू के कमरे में सो सकते हो? उत्तर क्या है छात्रों? नहीं। तभी सच्चे अर्थों में देश प्रेम है, तभी देश के प्रति भक्ति है। जब हमारे जैसे मनुष्य कोई दूसरे कमरे में सोए हैं और आग लगी है और हम खराटे लेकर अच्छे खासे सो रहे हैं तो कोई फायदा नहीं छात्रों। आप इस देश के नागरिक कहलाने लायक नहीं है। आपका कर्तव्य बनता है आप उसकी मदद के लिए जाएं, सहयोग दें, यह महत्वपूर्ण है। फिर कहा दूसरा उदाहरण देकर, यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में लाशें चढ़ रही हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो? नहीं। उसमें सहभागी होना है। लाश क्यों उत्पन्न हुई है, क्यों झगड़ा हुआ है, क्यों संघर्ष हुआ है, इसके लिए तुम्हें सहायता करनी है, मदद करनी है, उस लाशों पर अंतिम संस्कार करना है। तुम्हारा कर्तव्य यह बनता है और ये छोड़कर तुम कमरे में बैठकर भगवान की प्रार्थना कर रहे हो, ये कहाँ तक उचित है? सरासर झूठ है। ये प्रश्न किया है आपसे, देखिए, पूछने के लिए मजबूर किया है कवि ने। सक्सेना जी इसलिए कहते हैं, यदि हाँ है तुम्हारा उत्तर तो तुम मुझे बताओ कि मुझे कुछ नहीं कहना है। फिर तुम बताओ तुम्हें क्या करना है। यदि हाँ उत्तर है तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। तुम मनुष्य कहलाने लायक नहीं हो। इस प्रकार बड़ी दर्द भरी गाथा इस पद के माध्यम से सक्सेना जी ने बताई है। छात्रों, सोचने के लिए मजबूर किया है। अगला पद देखते हैं। देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता। देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता कि एक हिस्से के पट जाने पर बाकी हिस्से उसी तरह साबुत बने रहे और नदियां, पर्वत, शहर, गांव वैसे ही अपनी अपनी जगह दिखे, अनमने रहे। यदि तुम यह नहीं मानते तो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। सही बात है छात्रों। देश किसे कहेंगे? सब मनुष्य मिलकर तो देश बनता है। हम भारत के नागरिक हैं, इस पर हमें गर्व होना चाहिए छात्रों। कागज पर बनाया हुआ नक्शा नहीं है देश, डिजाइन नक्शा ये नहीं है कि एक हिस्सा पट गया और बाकी हिस्से साबुत रहेंगे। डिजाइन नहीं है। रंगोली निकालते हैं छात्रों, आप रंगोली बाहर घर के सामने रंगोली निकालते हैं तो रंगोली एक कोना पोछा गया तो कैसे दिखाई देती है? अच्छी दिखाई देती है क्या? नहीं दिखाई देती। उसी प्रकार देश का है, क्योंकि देश अखंड है, वैविध्य से परिपूर्ण है, एकता में बनाया हुआ है, समता में बनाया हुआ है। और इसलिए ऐसे देश को यदि वह किसी कोने में फट जाता है तो आपका कर्तव्य क्या बनता है? उसको जोड़ने का, तोड़ने का नहीं। देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता कि एक हिस्से के फट जाने पर बाकी हिस्से उसी तरह साबुत बने रहे। नहीं रह सकते छात्रों। एक हिस्सा फट गया तो बाकी हिस्से वैसे नहीं रह पाएंगे। उदाहरण दिया है, देखिए, नदियां, पर्वत, शहर, गांव वैसे ही अपनी अपनी जगह दिखे, अनमने रहे, उदास रहे। उदाहरण लीजिए ना कोविड का। पूरे देश में कोविड बीमारी फैली हुई है तो क्या हाल हुआ है मनुष्य का, क्या स्थिति हुई है? कोई भी चैन से जी सकता है क्या? नहीं है। देश पर आया हुआ संकट सबका संकट है। इसलिए देश का कागज पर बना हुआ जो नक्शा है, यदि एक हिस्सा फट गया समझो तो दूसरे हिस्से साबुत नहीं रह पाएंगे। नदियां, पर्वत, शहर, गांव
देश किसकी किन किन चीजों से बना है? नदियां, पर्वत, शहर, गांव, मनुष्य सभी से बना है। सभी अपनी अपनी जगह है, लेकिन कैसे रहेंगे? उदास, अनमने रहेंगे। इसीलिए मनुष्य का महत्व कब है, पर्वत का महत्व कब है, शहर का महत्व कब है, गांव नदियों का महत्व कब है? इस चराचर सृष्टि में सभी एक दूसरे पर निर्भर है छात्रों, और इसे सभी का, वन्य जीव से लेकर कीड़े मकोड़े से लेकर सब कुछ देखिए, मनुष्य से लेकर सबका अपना अपना महत्व है, सबका अपना अपना स्थान है, और सभी मिलकर देश बनता है। इसीलिए कहा है, देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता कि एक हिस्से के फट जाने पर उसको जोड़ सके। रंगोली आप फिर से सजा सकते हो, कागज पर फटा हुआ नक्शा डिजाइन जोड़ सकते हो, लेकिन देश एक बार फट गया तो दोबारा नहीं जोड़ सकते हो। इसलिए यदि तुम यह नहीं मानते तो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। कवि सक्सेना जी लोगों के साथ कब रहना चाहते हैं? जब हमारा देश अखंड रहेगा, कहीं फटा हुआ नहीं रहेगा, सब एकता में बंधे रहेंगे, तभी उसमें उसके साथ सक्सेना जी रहना चाहते हैं। इसलिए वो कहते हैं, देखिए अगले पद में देखिए, इस दुनिया में आदमी की जान से बड़ा कुछ भी नहीं है। इस दुनिया में आदमी की जान से बड़ा कुछ भी नहीं है। न ईश्वर, न ज्ञान, न चुनाव। कागज पर लिखी कोई इबारत फाड़ी जा सकती है, कागज पर लिखी कोई इबारत फाड़ी जा सकती है, और जमीन की 7 परतों के भीतर गाड़ी जा सकती है। कितने सुंदर शब्दों में अपनी भावना सक्सेना ने यहाँ पर व्यक्त किए, देखिए, और सोचने के लिए बाध्य किया है। सबसे श्रेष्ठ क्या है दुनिया में? मनुष्य की जान, इसके अलावा कुछ भी नहीं। न ईश्वर, न ज्ञान, न चुनाव। कागज पर बनी हुई कोई इबारत है, उसको आप फाड़ सकते हो, जमीन के अंदर गाड़ सकते हो, परंतु मनुष्य ऐसी चीज है कि जिसके बिना इस चराचर सृष्टि का जीवन व्यर्थ है। इसलिए कहा, इस दुनिया में आदमी के जान से बड़ा कुछ भी नहीं है। न ईश्वर है, न ज्ञान है, न चुनाव है। कागज पर लिखी हुई कोई इबारत फाड़ी जा सकती है और जमीन की 7 परतों के भीतर गाड़ी जा सकती है, परंतु मनुष्य का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। फिर कहा, देखिए, जो विवेक खड़ा हो लाशों को टेक, जो विवेक खड़ा हो लाशों को टेक, वह अंधा है जो शासन चल रहा हो बंदूक की नली से, हत्यारों का धंधा है। यदि तुम यह नहीं मानते तो मुझे अब एक क्षण भी तुम्हें नहीं सहना है। जो शासन अंधा कानून है, उन पर वो विश्वास नहीं करना चाहते कभी। इसलिए वह कहते हैं, शासन कैसा होना चाहिए? बिल्कुल पारदर्शक। इसलिए वह कहते हैं कि अंधा शासन पिस्तौल की शक्ति पर चलता है, ये मुझे नहीं चाहिए। जो देश का विनाश करता है, पिस्तौल क्या करती है? देश का विनाश करती है। इसलिए वह सर्वेश्वर जी अपनी कविता में कहते हैं, किसी हत्यारा को कभी मत करो माफ। देखिए, सर्वेश्वर की क्रांति किसके लिए है? देश जोड़ने के लिए है, न कि तोड़ने के लिए है। इसलिए वह कहते हैं, जो विवेक खड़ा हो लाशों को टेक, वह अंधा है जो सरल विचार न करके मनुष्य को मारता है। ऐसा शासन कोई काम का नहीं है। जो हमेशा ऐसा शासन करता है, हमेशा बंदूक लेके खड़े होते हैं और बंदूक से मनुष्य को मारते हैं, यह अंधा कानून है, यह हत्यारों का धंधा है। यदि तुम यह नहीं मानते हो तो मुझे अब एक क्षण भी मुझे तुम्हें सहना नहीं है। इसलिए अपनी दृष्टि से विचार करो, सोचो, दूसरों के बने बनाए नियमों पर मत चालो। ये बात उन्होंने बताई है। इसलिए विवेक करो, विचार करो, ये इस पद में बताया है। याद रखो, एक बच्चे की हत्या, एक औरत की मौत। याद रखो, एक बच्चे की हत्या, एक औरत की मौत, एक आदमी का गोलियों से चिचरा तन किसी शासन का नहीं, संपूर्ण राष्ट्र का है पतन, संपूर्ण राष्ट्र का है पतन। बहुत महत्वपूर्ण बात छात्रों यहाँ पर बताई। देखिए, अच्छी तरह से याद रखो, बच्चे की हत्या, बच्चे का उदाहरण दिया है, औरत की मौत, आदमी का चितरा हुआ तन किसी शासन का नहीं होता,
संपूर्ण राष्ट्र का पतन होता है छात्रों, पतन यानी ह्रास। इसलिए मैं उदाहरण दूंगी छात्रों, हमेशा तालाबंदी होती है, हमेशा मारकाट होती है, लूट लिया जाता है, एक दूसरे को जलाया जाता है, देखिए ना, राष्ट्र की संपत्ति का नाश किया जाता है, पत्थर फेंकते हैं बसेस पर, किधर भी जो भी काम होता है ऐसे गलत काम, इससे क्या होता है छात्रों? राष्ट्र का नुकसान होता है, राष्ट्र का नुकसान होता है। व्यक्ति का नुकसान आप करते हैं, परंतु व्यक्ति का नुकसान राष्ट्र का नुकसान होता है। ऐसा कार्य कभी नहीं करना है। इसलिए कहा मनुष्य ने मनुष्य के साथ मनुष्यता से व्यवहार करनी है। एक बच्चे की हत्या जो है, एक औरत की मौत जो है, एक आदमी की गोलियों का चिथड़ा तन जो है, किसी शासन का नहीं है, ये संपूर्ण राष्ट्र का पतन होता है। इसलिए सभी महत्वपूर्ण है राज्य में या राष्ट्र में। ऐसा खून बहकर धरती में जज्बा नहीं होता, ऐसा खून बहकर धरती में जज्बा नहीं होता, आकाश में फहराते झंडों को काला करता है। जो स्वार्थ के लिए लड़ते हैं, जो स्वार्थ के लिए अपनी मौत करते हैं, खून डालते हैं खुद का, उनका कोई महत्व नहीं है। जो दूसरों के लिए लड़ते हैं, मर मिटते हैं, वो बलिदान पाते हैं। इस प्रकार हत्या करके जो खून बहाते हैं, वो धरती अभिमान नहीं करती, जज्बा नहीं करती, गर्व नहीं करती है, वो केवल हमारे लहराते हुए आकाश के झंडे को काला करती है। धब्बा है जब हमारे राष्ट्र में इस प्रकार का कार्य होता है, औरत की हत्या, बच्चे की हत्या होती है, तब हमारा झंडा क्या होता है? काला पड़ता है, कलंक लगता है झंडे पर, हमारे राष्ट्र का पतन होता है। देखिए आगे, जिस धरती पर फौजी बूटों के निशान हो, जिस धरती पर फौजी बूटों के निशान हो और उन पर लाशें गिर रही हो, वो धरती यदि तुम्हारे खून में आग बनकर नहीं दौड़ती तो समझ लो तुम बंजर हो गए हो, तुम बंजर हो गए हो, तुम्हें यहाँ सांस लेने तक का नहीं है अधिकार। तुम्हारे लिए नहीं रहा अब यह संसार, तुम्हारे लिए नहीं रहा अब यह संसार। सबसे महत्वपूर्ण बात सक्सेना जी कह रहे हैं, जिस धरती पर फौजी बूटों के निशान हो, तात्पर्य देश की रक्षा करने के लिए यंत्रणा हो, फिर भी लाशें गिर रही हो, तो तुम्हारा कर्तव्य क्या बनता है? उनका रक्षण करना, उनका रक्षण करना। वो धरती यदि तुम्हारे खून में आग बनकर नहीं दौड़ती है तो समझ लो तुम बंजर हो गए। मजा देख रहे हैं ना, रास्ते से आते जाते एक्सीडेंट होता है, लोग क्या कहते हैं? मजा देखते हैं। मर मिटना है एक दूसरे के लिए, एक मनुष्य ने दूसरे मनुष्य के लिए मर मिटना है। यही हमारा राष्ट्र है, यही हमारा राष्ट्र का गर्व है। इसीलिए यदि ऐसा होता है किसी फौजी बूटों के निशान पर लाशें गिर रही हैं, यदि किसी धरती पर खून है, तो तुम आग बनकर नहीं दौड़ते हो तो समझ लो तुम बंजर हो गए हो, तुम्हारा इस धरती पर कोई काम नहीं है, तुम्हें यहाँ सांस लेने का अधिकार नहीं है, तुम चले जाओ इस संसार से। अब ये संसार किसके लिए है? दूसरों के लिए, मर मिटने के लिए, त्याग करने के लिए, सहनशीलता पैदा करने के लिए है, सहन करने के लिए, वादा निभाने के लिए है। ये तुम्हारा अस्तित्व है। इसलिए तुम दूसरों की सहायता नहीं कर रहे हो, अपना कर्तव्य अदा नहीं कर रहे हो, तो इस संसार में जीने का तुम्हारे लिए कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं बनता है। इस प्रकार सक्सेना जी बड़े प्रकट शब्दों में अपनी भावना देश के प्रति व्यक्त करते हैं, क्योंकि वो देश की अखंडता चाहते हैं। फिर वो कहते हैं आखिरी बात बिल्कुल साफ, किसी हत्यारे को कभी मत करो माफ। आखिरी बात बिल्कुल साफ, किसी हत्यारे को कभी मत करो माफ, चाहे हो वो तुम्हारा यार, चाहे हो वो तुम्हारा यार, धर्म का ठेकेदार, चाहे लोकतंत्र का स्वनामधन्य पहरेदार। सक्सेना जी आखिरी बात कहना चाहते इस पद में वो कहते हैं, बिल्कुल साफ बात है, स्पष्ट रूप से, पारदर्शक रूप से कह रहे हैं, कोई हत्यारा है उसको कभी माफ मत करो, ईमानदारी से व्यवहार करो। किसी हत्यारे को माफ मत करो, चाहे वो तुम्हारे पहचान का क्यों ना हो, चाहे तुम्हारा यार मित्र क्यों ना हो, या धर्म का ठेकेदार क्यों ना हो, चाहे लोकतंत्र का पहरेदार क्यों ना हो। गलती हुई तो सजा मिलनी ही चाहिए,
ईमानदारी से काम करो, ये वो बताना चाहते हैं। चाहे लोकतंत्र का सुनामधन्य पहरेदार पहरेदार वो व्यक्ति तुम्हारा मित्र हो, पहरेदार हो लोकतंत्र का, परंतु उसको कभी माफ नहीं करना क्योंकि हत्यारा है। हत्यारे को सजा हमेशा मिलनी चाहिए, यह कवि इस कविता के माध्यम से बताना चाहते हैं छात्रों। हाँ, इस कविता में हमने क्या क्या देखा है। इस कविता में कवि कहते हैं कि समाज में एक ऐसा वर्ग है जो एक घर के एक कमरे में आग लगाने पर दूसरे कमरे पर निश्चिंतता से सो जाता है। ऐसे वर्ग के प्रति कवि व्यंग्य करते हैं। सर्वेश्वर ने अपनी कविता में राष्ट्रीय समस्याओं को अपनी कविता का विषय बनाया है और कवि कहते हैं लकड़बग्घा रूपी व्यक्ति घात में बैठा है और लोकतंत्र अभी पालने में है। देश की समस्या से बचना होगा क्योंकि राष्ट्रीयता, अखंडता और मनुष्यता को खंडित होते हम नहीं देख सकते हैं। इसलिए राष्ट्रीयता, अखंडता और मनुष्यता को बनाए रखने के लिए मनुष्य ने क्या करना चाहिए? अपनी ताकत दिखानी चाहिए, अपनी क्षमता दिखानी चाहिए। इस प्रकार वो कहते हैं सर्वेश्वर जी ने इस मेरे देश का नक्शा इस कविता के माध्यम से देश की समस्या पर विचार व्यक्त किए हैं। लोकतंत्र के नाम पर जो पाखंड समाज में चलता है उस पर कवि ने व्यंग्य किया है और वर्तमान युग में शासक वर्ग समाज के निम्न वर्ग, किसान, मजदूर, इनको दुखी करने के लिए विविध प्रकार के चालाकी के प्रयोग करते हैं। इस पर भी यहाँ पर सक्सेना जी ने व्यंग्य किया है। देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता, डिजाइन नहीं है, डिजाइन नक्शा नहीं है। देश अखंड है और उसके प्रति हमारा भी कुछ दायित्व होता है। यह कवि इस कविता के माध्यम से बताना चाहते हैं। सर्वेश्वर मूल्यहीनता और अमानवीयता की स्थिति को स्वीकार नहीं करते हैं। इसी संदर्भ में उन्होंने ये कविता लिखी हुई है और इसलिए वो हर मनुष्य को अपने देश के प्रति कर्तव्य ज्ञापन करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये बड़ी प्रेरणादायक, ऐसी प्रोत्साहन देने वाली उनकी कविता रही है। इस कविता पर प्रश्न इस प्रकार से है छात्रों, देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता, इस कविता का भावार्थ लिखिए। कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता इस कविता में देश के प्रति अपनी भावना कैसे व्यक्त है। कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता इस कविता के माध्यम से देश की समस्या पर विचार किया है, स्पष्ट कीजिए। सभी प्रश्नों के उत्तर एक ही है, भावार्थ लिख डालिए। कविता का उत्तर प्रश्न जैसा पूछा गया है उसके अनुसार उत्तर को ढालना है छात्रों। यहाँ पर कविता खत्म होती है। अब आपके मन में विचार आया होगा कि हमारा क्या कर्तव्य बनता है देश के प्रति और हमेशा अपना कर्तव्य करते रहिए। ये संदेश इस कविता के माध्यम से सक्सेना जी ने हमें दिया है छात्रों। धन्यवाद।